सभी का आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसमें हम NCERT की बुक SST की डिस्कस करते हैं। उसमें आज हम क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, जैसा कि आप स्लाइड में सबसे ऊपर देख पा रहे हैं। इसमें हम बेसिकली क्या क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे जो पहले की और अब की जो टर्मिनोलॉजी होती थी, यानी अलग अलग जो नाम होते थे उनका नाम हम उनके बारे में सीखेंगे कि पहले कैसे यूज़ होते थे, वो चीज़ें सीखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन उनके बारे में जानेंगे और उनके रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, उनके क्या क्या रिसोर्सेज थे और उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, हमारी हिस्ट्री में कैसे वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। और नए सोशल और पॉलिटिकल जो ग्रुप आए, एमर्ज हुए नए नए, जैसे जैसे काल आगे बढ़ा तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। अलग अलग हैबिटेट, रीजन्स, एम्पायर्स, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो इन सब के बारे में हम सीखेंगे। और टाइम का जो हिस्टोरिकल पीरियड था उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। तो चलो चलते हैं इसी क्रम में आगे की स्लाइड में। जैसा कि आप सभी स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा टाइमलाइन। तो आज हम टाइमलाइन के बारे में सीखेंगे। टाइम को कैसे कैलकुलेट करते थे, हिस्टोरियन जो थे वो कैसे कैलकुलेट इसको करते थे, तो उसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे दो वर्ड आपके सामने आ रहे होंगे, BC, एक तो आ रहा है BC और एक AD। तो BC को यदि हम BC का फुल फॉर्म में यदि लिखेंगे तो वो होगा बिफोर क्राइस्ट। एक है AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी। आपको ये याद रखना है BC और AD की फुल फॉर्म। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इसको हम समझेंगे। एनो डोमिनी और BC आपने समझ लिया। एनो डोमिनी को एक चीज़ और बोला जाता है, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड यानी हमारे भगवान का वर्ष। इसमें जब क्राइस्ट के बारे में आपको पता होगा, जो ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसके चीफ जो थे ईसा मसीह, उनको बोला जाता है क्राइस्ट। तो उनके जन्म से पहले होगा BC और उनके जन्म के बाद में होगा AD। इसको हम अलग पूरे एक प्लेन पेपर में सीखते हैं। चलो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं प्लेन पेपर में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने एक प्लेन पेपर है। तो इसमें हम सीखते हैं AD और BC। तो मैंने आपको दो टर्म बताई, BC और AD। BC और AD। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो यहां सबसे मिड जो पॉइंट है, इसको मानिए आप क्राइस्ट का जन्म, यानी इस समय क्या हुए, क्राइस्ट पैदा हुए, उसको आप काउंट कीजिए 1। तो उससे पहले का यदि समय आप देखेंगे, यानी जब क्राइस्ट पैदा हुए उससे पहले का समय यदि आप देखेंगे तो वो होगा BC। अब यहां से उल्टी गिनती चलेगी, जैसे 1, इधर 2, 3, 4, 1000 ऐसे चलेगी, है ना, इधर, और इधर चलेगी तो इधर कैसे चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आज हम कहाँ हैं 2020 में। तो बेटा आपको इसमें एक चीज़ समझना है कि जैसे आपके सामने आपको कोई बोले कि 2000 BC, इसका मतलब वो आज से कितने समय पहले हो गया। तो पहले तो हमें 2020 से यहाँ आना पड़ेगा एक पे, तो 2020 तो ये हो गए, और 2000 पीछे जाना पड़ेगा। देखो आपने समझ रखा ना, 1 2 3 100 2000, तो इसमें फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 2000। तो टोटल जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास कितनी आएगी, जैसे 2020 में हम खड़े हैं, प्लस में हम पीछे चलेंगे 2000, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 4020। यानी यदि कोई ये बोलता है कि 2000 BC, इसका मतलब वो 4020 साल पहले की बात कर रहा है। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड जो दिया जाता है वो दिया जाता है 2300 BC, मतलब कितने साल पहले हो गई। यहां से काउंटिंग करते हुए हम 1 पे आएंगे,
1 से फिर हम पहुंचेंगे 2020 पर। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, आपके पास कुल वर्षों की संख्या। तो ये इसमें आपको समझना था। अगली चीज है, आजकल जो है वो पहले करते थे उसको बीसी और एडी। आजकल किताबों में क्या लिखा होता है, सीई और बीसीई। समझिएगा दोनों टर्म को। बीसी जहां पहले बिफोर क्राइस्ट हुआ करता था उसको आज बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा। बी से बिफोर, सी से कॉमन, ई से एरा। एडी को बोला जाता है कॉमन एरा। यानी सी यदि कोई बोल रहा है इसका मतलब वो एडी बोल रहा है, बीसीई कोई बोल रहा है इसका मतलब वो बीसी बोल रहा है। तो इसमें हमें बेसिकली ये चीजें पता होनी चाहिए थी। तो मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरह से एडी और बीसी को हम समझते हैं। तो फिर से हमारे सामने वही पेज आ रहा है, वही सब बीसी। बीसी का मतलब, बीसी को और किस नाम से बोला जाता है अभी, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, और एडी को बोला जाता है सीई कॉमन एरा। तो ये हमें समझना था। तो देखो ये स्लाइड में बाकी ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो अगली स्लाइड पे मूव करेंगे हम। तो फिर से आपको अच्छे से समझाने के लिए वही सारा जो हमारा टाइम का था वो आया है। फिर से मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आपने सीख लिया अच्छे से। यहाँ का समय है 1। यहाँ से पीछे आप चलोगे तो काउंटिंग आप चाहे 10,000 20,000 तक कर लो। ये आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है, प्री हिस्टोरिक 8000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। यहाँ क्राइस्ट का जन्म हुआ तो इससे 8000 साल पहले, और इसके 2020, आज इसके बाद में कितना साल हुआ है, 2020। यानी क्राइस्ट को जन्म लिए हुए कितने साल हो गए, 2020। लेकिन ऐसा नहीं है, जब क्राइस्ट ने जन्म लिया उसके समय से, उसके पहले से समय चल नहीं रहा था या किसी प्रकार की कोई इवेंट्स नहीं हो रही थी, सब कुछ इवेंट्स हो रही थी। जैसे एंशिएंट जो चाइनीज वैली, हांग हो रिवर, आपको बाद में पढ़ाया जाएगा रिवर में, तो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो वहाँ की रिवर की वैली में पनपी। हमारे एंशिएंट इंडिया की बात करें तो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब मैंने आपको 6th क्लास में बताया था, नहीं बताया होगा तो और भी आपके इसमें आएगा। इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी वो 2000 BC यानी 2000 BC, 2000 साल पहले, 2000 ये 2000 BC यानी 4000, लगभग 4000 साल पहले पनपी। ये देखो इंपॉर्टेंट है, रोमन और ग्रीक की सभ्यताएं। ये मेसोपोटामिया की, इराक की सभ्यता है। चलो ये आपके काम की नहीं है, और देखते हैं इसमें। ये आपके काम की चीज है। इसमें देखो इस्लामिक मेडिसिन, मतलब इसमें मेडिकल जो हिस्ट्री है, जो मेडिवियल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं कि जब एक था तो एक से शुरू किया और लगभग कहाँ तक, 1700 तक, ये पूरी मेडिवियल हिस्ट्री, और इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, और इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसे इसको डिवाइड किया जाता है। यानी कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे पहले तो हो गया आपका एंशिएंट हिस्ट्री। जब क्राइस्ट का जन्म हुआ वहां से लेकर 1700 AD तक, 1700 AD तक क्या हुआ आपका, मेडिवियल एरा यानी मध्यकाल। ये प्राचीन काल, मध्यकाल, ये आपका प्राचीन काल हो गया, ये मध्यकाल, और 1700 के बाद में जो चल रहा है उसको बोलेंगे हम मॉडर्न एरा। तो ये आपको इसमें समझना था, कैसे डिफाइन करते हैं ये आपने समझ लिया। अब इसमें क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, पूरे जो हमारा इतिहास, हमारी जो हिस्ट्री लिखी गई है वो लिखी गई है ब्रिटिश लोग जो थे, जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जो हुकूमत की, हमारे यहाँ जो शासन किया, उनके द्वारा जो अवेलेबल सोर्स हैं, उनके द्वारा जो अवेलेबल सोर्स हैं उन्हीं के आधार पर हमारी हिस्ट्री लिखी गई है। जब हम उन सोर्सेज का, यानी उनके द्वारा लिखे गए कोई नोवेल हों, उनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो संभाल कर रखा गया है, उनको यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश।
तो ये बांटा किसके द्वारा गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा। देखो, पीरियड क्लासिफिकेशन बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के द्वारा 3 रूपों में बांटा गया, ये आपको समझना है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। अब मैं इनको आपका काल बता देता हूं कि कैसे कैसे इन्होंने बांटा है। तो आप मेडिवियल एरा में देखेंगे तो जो हिंदू थे उनका राज हम मानेंगे कहां तक? 1192 में क्या हुआ था? हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध घटना हुई थी, तराइन एक युद्ध है। तराइन एक जगह है हमारे इंडिया में, वहां युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? तुर्क वो लोग होते थे जो अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया की तरफ से आते थे। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं तुर्क लोग कौन होते थे, लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि तुर्क, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यहां लिख देता हूं, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या किया? 1192 में 1192 में तराइन का युद्ध किया। कहाँ युद्ध किया उसने? तराइन में किसके साथ उसका युद्ध हुआ? उसका युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ, ये दिल्ली के राजा थे, दिल्ली और अजमेर के। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ तराइन में। और तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया था, मोहम्मद गोरी को। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और तभी से हमारे देश में किसका आगमन माना जाता है? मुस्लिम का। तो उससे पहले क्या हो गए? हिंदू, और उसके बाद में मुस्लिम। अब मुस्लिमों का यदि एरा देखेंगे तो वो शुरू हुआ लगभग 1200 से, मतलब मैंने आपको बताया क्या, 1191 यानी 1191, वहां से शुरू कर और लगभग इनका चला 1750 तक। क्योंकि अंग्रेज आए 1750 के आए, तो वो पहले थे 1600 में ही, लेकिन उनका राज कब एस्टेब्लिश हुआ? यहाँ 1750 के बाद में। क्योंकि 1753 में उन्होंने एक युद्ध किया था, बैटल ऑफ प्लासी, जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी, याद रखना इसको, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें इन्होंने क्या किया था कि बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनको हरा दिया था और वहां पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से फिर अंग्रेजों का क्या होता है? रूल आ जाता है। कब से? 1750 के बाद में। और मुस्लिम कब आए? 1191, यानी हम इसको राउंड फिगर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1200, यानी 1200 सेंचुरी में ये यहाँ आए। इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं आपको। यदि मैं कई बार आपके लिए यूज करूंगा सेंचुरी, जैसे मैं बोलूंगा 19th सेंचुरी, तो आपको पता होना चाहिए 19th सेंचुरी का मतलब कहां से शुरू होगा। तो 19th सेंचुरी का जो काल होगा, जो टाइम पीरियड होगा, वो होगा 1801 से 1899। समझ में आ गया होगा आपको? 1801 से 1899। यदि मैं बोलूं 19th सेंचुरी, तो आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि हाँ सर बात कर रहे हैं 1801 से 1899 के बीच में। सेम यदि मैं बोलूं 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, तो आप समझ जाना कि सर बात कर रहे हैं 1901 से 1999। अब आपको पता लग गया होगा कि हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं। तो ये सेंचुरी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए था। तो इतना इसमें हम समझे। अब मैं आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब चीजें एक बार दिखा देता हूं मैप पर। तो ये है बेटा हमारा वर्ल्ड का मैप। इसमें आप देख रहे होंगे वर्ल्ड का मैप आपको नजर आ रहा होगा। इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट आपको मैंने बताए थे। सबसे पहले दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। देखो, ये मैंने सबसे पहले बता दी, ये देखो, ये हमारा इंडिया। सबसे पहले तो आपको इंडिया का पता होना चाहिए, ये हमारा इंडिया। अब इसके बाद में आपको पता होना चाहिए एशिया। तो एशिया देखो, क्योंकि हमारा इंडिया एशिया में आता है, तो ये एशिया है। यहां से ये पूरा इधर का रीजन क्या है? पूरा एशिया। ये एशिया हो गया। अब हम फर्दर देखते हैं क्या? यूरोप।
तो मैंने यहाँ से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया आपका यूरोप। मैंने ये 2 कॉन्टिनेंट हो गए। तीसरा कॉन्टिनेंट हम देखेंगे इसके बिल्कुल ये रहा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका पूरा। इसमें 3 कंट्री मैंने बताए थे, कनाडा, यूएसए और नीचे होगा मैक्सिको। ये मैक्सिको, ये क्या है मैक्सिको। इसके और साउथ में चलोगे आप तो आपको लगेगा साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो ये हो गया आपके टोटल 4 कंटिनेंट। 5वां कॉन्टिनेंट ये रहा अफ्रीका। 5वां कॉन्टिनेंट क्या है आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया। और छठा आपका क्या था ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। और 7वां आपका क्या बताया था मैंने अंटार्कटिका, ये आपका अंटार्कटिका हो गया। दिख रहा होगा आपका अंटार्कटिका, तो ये आपका अंटार्कटिका हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए था। तो अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ तुर्क लोगों की, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मैंने बात की। तो देखो आप गौर से देखो, ये भारत हो गया। पहले भारत, ये यहाँ तक भारत होता था, ये अफगानिस्तान भी भारत में ही हुआ करता था, ये भारत का होता था पूरा। तो तुर्क लोग आते थे यहाँ से, कुछ यहाँ से तजाकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान से। तो ये लोग आकर यहाँ क्या करते थे अटैक करते थे। तो मोहम्मद गोरी भी उनमें से एक था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान यहाँ का राजा था, उसके साथ यहाँ युद्ध हुआ, उसमें इसको हराया और फिर बाद में धीरे धीरे मुस्लिम शासकों का यहाँ आधिपत्य हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए था। तो हम जब वर्ड पर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनकी जब सिचुएशन देख लेते हैं, उसके बाद में फर्दर हम हमारी स्लाइड पे आते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अंग्रेजों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 रूपों में बांटा है। एक तो हिंदू, याद रखना बेटा, इसको आपके नोट्स बनाने हैं आपको, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उनका अलग अलग टाइम पीरियड मैंने आपको बताया। अब यदि हम कॉमन देखें, पॉपुलर जो हिस्ट्री का पीरियड है उसको हम देखें तो उसको 3 रूपों में बांटा जाता है, एंशिएंट, मेडिवियल एरा, मॉडर्न एरा। तो क्लास 7th की जो आपकी हिस्ट्री की बुक है वो पूरी मेडिवियल एरा पर है। इसमें ना तो हम एंशिएंट एरा के बारे में पढ़ेंगे, ना ही हम मॉडर्न एरा के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 में हमने एंशिएंट एरा के कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल जैसे मौर्य काल, मौर्यों के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। मौर्य में मैंने आपको बताया था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन, पुलकेशियन, राष्ट्रकूट, कुषाण, शक। तो ये सब थे एंशिएंट एरा में। अब हम इसमें पढ़ेंगे मेडिवियल एरा। तो आपकी जो पूरी जो बुक चलेगी, ये पूरी किस में चलेगी, मेडिवियल एरा में। तो ये आपको पता होना चाहिए था, ना तो हम इसमें मॉडर्न पढ़ेंगे और ना ही वो। तो ये अगली स्लाइड, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे आपके सबसे ऊपर दे रखा है मैप। क्या दे रखा है, मैप। तो प्राचीन समय में ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, पहले के समय में इतनी टेक्नोलॉजी थोड़ी थी कि सैटेलाइट की सहायता से आप एग्जैक्ट जो फिगर है, जैसा कि अभी मैंने आपको सैटेलाइट की मदद से वो दिखाया, मैप का हमने अध्ययन किया। लेकिन पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले लोग क्या करते थे कि जैसे ए आदमी है जिसको एक रीजन से, यहाँ से वो गया, इधर घूमता हुआ गया, इधर गया, इधर गया, अलग अलग रीजन में घूमा, और वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर फिर क्या करता था, मैप को ड्रॉ करता था। जैसे उसने ड्रॉ कर दिया, इंडिया का मैप ऐसे बना दिया उसने। तो मतलब जो एग्जैक्ट जो मैप होते थे वो नहीं बन पाते थे, और अलग अलग आदमी अलग अलग मैप बनाते थे। जैसा इसमें लिखा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द मैप ऑफ एन एरिया मेड बाय द पर्सन डिफर्स फ्रॉम दैट मेड बाय अनदर पर्सन। मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या बनाते थे, मैप। तो जाहिर सी बात है कि यदि एक्सपीरियंस के आधार पर कोई आदमी काम करेगा तो एक आदमी का एक्सपीरियंस अलग होगा और दूसरे का अलग होगा। तो इसीलिए उस समय के जो मैप होते थे वो भी अलग अलग हुआ करते थे। हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। आगे आपके सामने मैप मैं दिखा रहा हूं, उनको देखो आप। ये पहला मैप बनाया गया था वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड का मैप है। आप इसको वर्ल्ड में सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये मैप है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट का। तो देखो इसमें ये सी दिखाया गया है, ये सी दिखाया गया है, ये सी दिखाया गया, ये सी दिखाया। तो हम इसको यदि देखेंगे तो हम इसको बिल्कुल भी समझ
नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो मैप बनाया गया था ये बिल्कुल ही अलग था और ये किसी व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर था। तो ये बनाया किसके द्वारा गया था, ये सीख। ये जो मैप मैंने आपको दिखाया, ये मैप बनाया गया था अरब के ज्योग्राफर थे एक, उनका नाम था अल इदरिसी। उनका नाम क्या था, अल इदरिसी। अब हम इसमें अरब भी आपको दिखाएंगे मैप पर। तो उन्होंने ये बनाया कब था, 1154 कॉमन एरा। आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, सीई मतलब एडी, सीई मतलब एडी। और यदि यहां मैं लिखता बीसीई या यहां बीसीई लिखा होता तो मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट, हम किस में चले जाते, पीछे में चला जाते वापस। तो ये आपको इसलिए समझना जरूरी था। तो इस मैप का निर्माण किया गया था 1154 सीई यानी 1154 कॉमन एरा में, यानी आज से लगभग 900 साल पहले सॉरी। अब क्योंकि ये उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर्सनल एक्सपीरियंस किनका था, अल इदरिसी का। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैप बनाया। यदि हम इस मैप को देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि यदि हम इसमें साउथ इंडिया ढूंढेंगे तो उसकी जगह हमें मिलेगा नॉर्थ इंडिया। मतलब वो नक्शा कैसा था, उल्टा। यदि श्रीलंका को हम इसमें ढूंढेंगे तो वो हमारे टॉप में मिलेगा। बाकी स्थिति क्या है, श्रीलंका बिल्कुल इंडिया के कहाँ है, यहाँ साउथ में। लेकिन यदि हम मैप देखेंगे, ये वाला मैप देखेंगे जो अल इदरिसी ने बनाया, उसमें श्रीलंका ऐसे, इंडिया ऐसे बना था ऐसे, और यहाँ श्रीलंका था, यहाँ श्रीलंका था। तो ये उल्टा मैप था क्योंकि ये उनका एक्सपीरियंस था। और एक इम्पोर्टेंट चीज इनमें क्या थी कि इनके जो स्थान, इनके जो प्लेस थे, विभिन्न जो कंट्री और प्लेसेस, कंट्री तो थी नहीं, इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करते थे, उनके नाम जो थे वो किस में थे, अरेबिक में। पॉपुलर उत्तर प्रदेश का एक शहर था कन्नौज, उसको स्पेल्ड किया गया कन्नौज में। अरेबिक में यदि उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कन्नौज, QANAUZ। तो अब हम मैप में क्या क्या देखेंगे, हम मैप में देखेंगे पहले अरब और उसके बाद कन्नौज, जो कि आपको भी अपने मैप पर प्रैक्टिस करते रहना है। और ये आपका मैप वर्क भी है, आपको इसको अपने मैप पर भी दर्शाना है। तो चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं अरब। और सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ अरब। ये देखो, आपको भारत नजर आ रहा होगा, ये भारत हो गया। तो अभी मैं जो मार्क करूंगा उसको आप समझना। ये पूरा जो है, ये इसको बोला जाता है अरब पेनिनसुलर, यानी ये अरब प्रायद्वीप है। तो यहाँ का था वो कौन, अल इदरिसी। वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते करते यहाँ आए होंगे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इंडिया का मैप बनाया होगा। अब हम इसमें देखेंगे कन्नौज। तो कन्नौज के लिए इंडिया के मैप को जूम करना पड़ेगा। अरब को देखने के बाद में हम इसमें देखेंगे कन्नौज। तो आपको नजर आ रहा होगा कन्नौज, ये रहा कन्नौज। कन्नौज एक बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही फेमस नगर रहा है हमारी हिस्ट्री में। तो कन्नौज यूपी, देखो उत्तर प्रदेश आपको नजर आ रहा होगा, यूपी का एक छोटा सा शहर है। देखो इधर लखनऊ भी नजर आ रहा होगा। मैं आपको, यदि आप अपनी एटलस में कन्नौज को खोजेंगे तो इंडिया के मैप पर आपको नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल उत्तर प्रदेश का या यूपी का जो मैप है उसमें इसको देखना पड़ेगा। देखो मैं इसको जूम आउट करता जाता हूँ, आप इसको देखते जाओ कहाँ इसकी लोकेशन है। ये देखो कन्नौज ये गायब हो गया। तो यदि आप अब देखेंगे तो आपको लखनऊ और आगरा नजर आ रहे होंगे। ये लखनऊ और ये आगरा इंडिया के मैप पर यदि आप दिखाएंगे तो आपको ये यहाँ नजर आएगा। और यदि आप उसको देखेंगे तो ये इसको उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो ये था हमारा कन्नौज। तो फर्दर हम हमारी स्लाइड पे मूव करेंगे। एक मैप हमने पहले देखा जो अल इदरिसी ने बनाया था, उसको मैंने आपको दिखाया। अब ये दूसरा मैप है, ये कब बना, कैसे बना, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये बहुत कुछ हमारे जो इंडियन पेनिनसुलर है उससे मिलता है। क्योंकि यदि आप देखो इधर श्रीलंका की पोजीशन भी है और हमारा ये सारे स्टेट भी इसमें साउथ इंडियन स्टेट जो है वो सही दिखाए गए हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं किसने ये बनाया। इस मैप को बनाया गया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, फ्रेंच कार्टोग्राफर।
ये देखो फ्रेंच और कार्टोग्राफर, एक नया वर्ड है आपके लिए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर उस आदमी के लिए यूज किया जाता है जो मैप बनाता है, लिखा भी है यहाँ, ए पर्सन हु मेक्स मैप, उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पहला जो मैप था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया वो बनाया गया था 1154 में, किसके द्वारा? अल इदरिसी के द्वारा, अल इदरिसी के द्वारा। और ये मैप बनाया गया किसके द्वारा? फ्रेंच कार्टोग्राफर, फ्रेंच कार्टोग्राफर है कोई, उसके द्वारा ये बनाया गया था। अब इसमें आप देखेंगे तो ये बनाया कब गया? ये बनाया गया 1720 में, और वो बनाया गया कब? 1154 में। तो इन दोनों का यदि आप अंतर निकालेंगे तो ये 600 साल बाद में बनाया गया है, यानी आज से कब लगभग ये बनाया गया है 180 साल पहले, मतलब लगभग 200 साल पहले। और अल इदरिसी ने, जिसने पहला मैप बनाया था, उल्टा बनाया था, अपने आपको मैंने बताया था, इंडिया को यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ना आपको पड़ेगा, इधर आपको श्रीलंका दिखेगा। तो उसके बाद में ये दूसरा मैप बनाया था, फ्रेंच कार्टोग्राफर था, और उसने 1720 में इसको बनाया था। इस मैप को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लिए मोर फेमिलियर है। क्यों? क्योंकि यदि इस मैप को हम देखते हैं और आज के मैप को, जिसको हम एटलस में देखते हैं, लगभग सेम है। लेकिन यदि आप इल अदृषि के द्वारा बनाया हुआ मैप देखेंगे तो उसको आप समझ बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या था? ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर था, इसने जो मैप बनाया, इसको यूज करते थे यूरोपियन सेलर और मर्चेंट्स फॉर दियर वोयाज। वोयाज होता है समुद्री यात्रा, यानी जहाज के द्वारा बड़ी बड़ी दूरी जो यात्राएं की जाती हैं उसको बोलते हैं वोयाज। तो इसको करते थे यूरोपियन सेलर। अब ये यूरोपियन सेलर कैसे यूज करते थे, क्या इसका इंपॉर्टेंस था, इसके लिए हमें मैप पर वापस चलना पड़ेगा। तो हमें मैप पर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैप में आपको लेके चलता हूँ। ये आ गया आपका वर्ड मैप। तो बेटा जो दूसरा मैप था उसमें उसको मैंने आपको बताया कि वो फ्रेंच यानी फ्रांस का कार्टोग्राफर था, उसने बनाया था। तो सबसे पहले हमें फ्रांस की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपका इंडिया, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये आपका फ्रांस, ये क्या है आपका फ्रांस, ये आपका जर्मनी, ये आपका स्पेन, इटली। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली कि ये यूज किया जाता था किसके द्वारा? यूरोप के जो सेलर होते थे, यूरोप के जो नाविक होते थे, उनके द्वारा। तो यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा होगा। यूनाइटेड किंगडम, ये रहा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जिसने हमें लगभग 200 सालों तक क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। तो ये कैसे यूज करते थे? क्योंकि यहाँ की लोग अच्छे मैप बनाते थे, इसीलिए तो इन्होंने ये जो वेरियस आप देखेंगे, देखो पानी का जो रूट था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहाँ से होके आते थे वो, इधर से ऐसे यहाँ से चलते थे और फिर किसको फॉलो करते थे? यूं इस रूट को फॉलो करते थे ऐसे, और फिर अफ्रीका के नीचे से होते हुए हमारे इंडिया में ये पहुँचते थे। ये इंडिया हो गया। तो यहाँ पहुँचकर फिर उन्होंने अपना गुलाम बनाया था। सॉरी। तो इस तरह से ये अपने मैप का यूज़ करते थे। उन्होंने ऐसे मैप बनाया और इधर से देखो, मैंने आपको बताया इधर से नीचे से घूम के फिर ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? यूरोप। तो ऐसे उनका रूट होता था, बहुत लंबा रूट वो तय करते थे। 2 ओशन उनके रास्ते में आते थे, 3, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन और ये इंडियन ओशन। और इसके इधर आप देखेंगे पैसिफिक ओशन, इधर भी ये क्या था उसके? पैसिफिक ओशन। ओशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओशन इसमें ये जूम आउट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हम इसमें देख नहीं पाएंगे। तो वैसे मैं आपको अलग अलग से दिखा देता हूँ। ये आपका पैसिफिक ओशन है पूरा, देखो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे साउथ पैसिफिक ओशन, ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये आपका इंडियन ओशन, फिर दोबारा इधर पैसिफिक ओशन, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, वापस वहीं आकर हम मिलेंगे। तो ये था बेटा आपका कुल मिलाकर मैप पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश। मेडिवल एरा में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वहाँ नई
और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। टर्मिनोलॉजी मतलब किसी पर्टिकुलर किसी चीज का कोई स्पेशल नाम होना, उसको बोलेंगे टर्मिनोलॉजी। तो उस समय के जो ग्रामर यूज मानो, वोकेबुलरी मानो, मीनिंग्स मानो, वो कैसी होती थी, डिफरेंस होती थी। कैसी होती थी, डिफर होती थी। जो आज का जो वोकेबुलरी का मीनिंग और ग्रामर का मीनिंग था, उनसे क्या होती थी, वो डिफर होती थी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस था, इसके बारे में हम आगे इसमें एक उस समय इंपॉर्टेंट टर्म थी। हम मेडिवल इरा में हैं। मेडिवल इरा मतलब अंग्रेजों के यहाँ से जाने से पहले और मुगलों के यहाँ से आने से, मुस्लिम शासकों के यहाँ आने से पहले। तो इसमें एक टर्म थी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कैसे कैसे अलग अलग प्रयोग होते थे। देखो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको आप देखेंगे तो ये इंडिया के लिए यूज होता है। कोई यदि हिंदुस्तान बोलेगा, इसका मतलब वो हमारा देश क्या है, इंडिया, उसको हम ये समझते हैं। लेकिन पहले के समय में इंडिया का, हिंदुस्तान का अर्थ अलग लगाया जाता था, न कि इंडिया का। हिंदुस्तान का अर्थ, इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया ना, तो हिंदुस्तान का क्या अर्थ लगाया जाता था। पहले एक प्रसिद्ध क्रॉनिकलर हुए मिहाज ई सिराज, मिहाज ई सिराज। उन्होंने 13 सेंचुरी आपको समझ में आ गया होगा, यानी 1201 से 1299 के बीच की बात कर रहा हूं मैं। तो 13 सेंचुरी में उन्होंने इंडिया, ये हिंदुस्तान क्या बोला था, मैं बार बार इंडिया बोल रहा हूं। हिंदुस्तान किसको बोलते थे वो, पंजाब, हरियाणा और लैंड बिटवीन गंगा और यमुना, इसके बीच के एरिया को वो क्या बोलते थे, हिंदुस्तान। तो अब फिर हम चलेंगे मैप पर, इसमें हम पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, पहले का, आज का नहीं, पहले का पंजाब। तो ये हम फिर से मैप पर आए हैं। ये मैप में आपको इंडिया दिख रहा होगा, इसको हम जूम करेंगे। ये हमने थोड़ा सा जूम किया इसको। अब इसमें आपको पंजाब और हरियाणा दोनों चीज दिख रही होंगी। देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले जो मिहाज इल सिहिर हुआ, उसने किसको बोला था हिंदुस्तान, ये एरिया को, पंजाब हरियाणा, इस पूरे एरिया को। यूं पंजाब इधर भी है, ये पाकिस्तान का पंजाब है। आज जो पाकिस्तान, ये देखो ये बाउंड्री है इंटरनेशनल, लेकिन इस एरिया को भी पंजाब बोला जाता है। तो ये पूरा पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र, ये गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, इस पूरे को बोला जाता था हिंदुस्तान। तो देखो हिंदुस्तान की परिभाषा पहले कैसे अलग थी, आज कैसे अलग है। तो ये आपको समझना था। वापस हम चलते हैं। तो हमने ज्योग्राफिकल सेंस में समझ लिया, पंजाब मैंने बताया, हरियाणा मैंने बताया। पंजाब में मैंने कैसे आपके साथ पाकिस्तान का पंजाब भी जोड़ा, हरियाणा दिखाया मैंने, लैंड बिटवीन गंगा और यमुना। गंगा और यमुना यदि आप मैप पे लोकेट कर पाएंगे तो उसके बीच के एरिया के साथ मिलाकर पूरी को क्या बोला जाता था, हिंदुस्तान। बोला किसने था, मिहाजी सिराज ने। अब पॉलिटिकल सेंस में कैसे इसको मेडिवल एरा में देखते हैं। पॉलिटिकल सेंस से हिंदुस्तान को बोला जाता था वो सारी जमीन, वो सारी लैंड, वो सारा एरिया, वो सारा डोमिनेंस का एरिया जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था। अब दिल्ली सल्तनत क्या है, इसके बारे में हम आगे के अध्याय, आगे के जो चैप्टर हैं उनमें डिटेल से सीखेंगे। तो अभी आप इतना याद रखो कि जो दिल्ली पर जिसने सुल्तान किया उसको बोलेंगे दिल्ली सल्तनत। तो उसके आसपास के रीजन को क्या बोला गया, हिंदुस्तान। तो देखो हिंदुस्तान का कैसे अलग अलग मीनिंग हो गया। आज के टर्म में इंडिया, उस समय में पंजाब हरियाणा और वो सब मिला के, और उसके अलावा दिल्ली सल्तनत। आगे की स्लाइड में आपके लिए है 16 सेंचुरी। 16 सेंचुरी बोलते ही आपका ध्यान तुरंत चला जाना चाहिए 1501 से 1599 के बीच में। इस समय एक शासक हुए थे बाबर, जो पहले मुगल शासक थे। इनके बारे में हम आगे सीखेंगे डिटेल में। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या बोला था कि जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट आपको पता है, सब कॉन्टिनेंट में क्या है, पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारा मिलाकर क्या बोला जाता था, हिंदुस्तान। उन्होंने पूरे सबको मिलाकर हिंदुस्तान बोला। 14 सेंचुरी, बार बार नहीं बताऊंगा, 14 सेंचुरी आपको पता लग जाना चाहिए। 14 सेंचुरी में एक प्रसिद्ध पोइट थे अमीर खुसरो। ये जो मुगल शासक हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके साथ में आए थे। इनके बारे में आगे हम सीखेंगे। उन्होंने जो हिंद था वो एक पूरे पीरियड के लिए यूज किया था, पूरे एक
समय काल के लिए यूज किया था। तो कैसे किया था इसके बारे में हम आगे डिटेल से सीखेंगे। तो इसमें हम नए नए जो मीनिंग्स थे, नए नए जो टर्म थे, नई नई जो परिभाषाएं थी उनके बारे में सीख रहे थे। तो सबसे पहले हमने हिंदुस्तान के बारे में सीखा। अब एक दूसरा वर्ड है फॉरेनर। देख, आपको मैंने ये बताया कि हिंदुस्तान का कैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ बताया, उसी प्रकार फॉरेनर का आज क्या मीनिंग है, मेडिवियल एरा में क्या था, उसके बारे में सीखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यदि आप देखेंगे तो फॉरेन का मतलब दैट पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। जाहिर सी बात है कि जो इंडिया का नहीं है वो क्या है, फॉरेनर। उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। आज की तारीख में सभी कंट्री में ऐसा ही होता है। लेकिन मेडिवियल एरा में फॉरेनर का मतलब क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर किसी गांव में यदि कोई आदमी अजनबी दिख जाए, स्ट्रेंज, तो उसको बोलते थे क्या, फॉरेनर। समझ में आ गया आपको। आज बोला जाता है विदेशी, जो वास्तव में दूसरे देश का, ये देश का नहीं है, उसको बोलते हैं फॉरेनर। पहले क्या होता था, यदि ये पर्टिकुलर कोई गांव है, इसमें कोई ऐसा आदमी आ गया जिसको पहले किसी ने देखा नहीं, तो वो क्या हो गया, फॉरेनर। तो इस होता क्या था इसमें, जो सिटी के लोग थे वो फॉरेस्ट के जो लोग होते थे उनको हमेशा क्या बोलते थे, फॉरेनर। तो आपको मैंने दो टर्म बताई, हिंदुस्तान और फॉरेनर, दोनों आपको समझ में आई होंगी। इस स्लाइड में हम देखेंगे हिस्टोरियन एंड दियर रिसोर्सेज एंड दियर सोर्सेज, सॉरी। तो जो हिस्टोरियन हुए, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, उनके सोर्सेज क्या थे, उनके सोर्स क्या हुआ करते थे, तो इस स्लाइड में हम वो देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या था कि जितने भी हिस्टोरियन हुए हैं, जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है, वो किसी न किसी सोर्स का यूज करते थे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो आदमी आज हिस्ट्री लिख रहा है वो पहले पैदा हुआ हो या उसको पहले की चीज़ें याद हों, उसका पुनर्जन्म हो गया, ऐसी कोई घटना तो है नहीं। तो वो वेरियस जो सोर्सेज हैं उन पे रिलाई करते हैं, उनका वो यूज कर कर हमारी हिस्ट्री को, या जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई है वो इसी प्रकार लिखी जाती है। तो हम हमारी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो जस्ट द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियन इन द पीरियड बिटवीन 700 एंड 1750, यानी 700 से 1750 के बीच में, जो इसके बीच की जो हिस्ट्री लिखी गई है उसको लिखने के लिए हिस्टोरियन ने कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया, तो उसको हम इसमें देखेंगे। तो इस दौरान उन्होंने कौन कौन से वो देखे, कॉइन्स। देखो, कोई भी राजा 700 से 1750 के बीच में बना तो उसने अपने कॉइन्स चलाए। जैसे मान लो ये कॉइन्स है, तो कॉइन्स चलाएगा तो वो क्या लिखेगा उस पर, तो एक तो टाइम लिखेगा, जैसे आज भी हम देखते हैं टाइम लिखा होता है। एक वो क्या लिखेगा, अपने खुद का चित्र उस पर लिखेगा, और उसमें अरबी में या फारसी में जो भी लैंग्वेज होगी उसमें विभिन्न क्या होंगी, अलग अलग चीज़ें दी होंगी, जिसके आधार पर क्या लगता है कि ये किस समय का हो सकता है और उस समय किसका शासन रहा होगा। तो ये एक एविडेंस की तरह काम करता है। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताए थे कि इंस्क्रिप्शन जो है वो किसी भी तरह लिखे जा सकते हैं, पहाड़ को काटकर, पत्थरों को काटकर, या किसी धातु के बड़े बड़े पत्तों पर, या कहीं भी इंस्क्रिप्शन को लिखा जा सकता है। आर्किटेक्चर में हमने, यदि हम एंशिएंट एरा की बात करें तो स्तूप के बारे में हमने पढ़ा था, सांची के स्तूप और आपका अमरावती का स्तूप, तो वो मैंने आपको डिस्कस की। तो वो भी किस शासनकाल में किस राजा ने वो बनाए, कैसा उसका शासन था, बहुत कुछ ये क्या कर देते हैं, बयां कर देते हैं। और इसी को आधार मानकर हमारे जो हिस्टोरियन है वो क्या लिखते हैं, हिस्ट्री। लास्ट क्या है, टेक्सुअल रिकॉर्ड मिलनी, यानी मैन्युस्क्रिप्ट मतलब यदि किसी ने कोई पुस्तक लिखी हो, कोई लेख लिखा हो, कोई ऐसी बड़ा पुस्तक में सारा विवरण दिया हो कि उस समय कौन सा, जैसे हमने एक चीज डिस्कस की थी, अर्थशास्त्र, आपको याद होगा अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य ने। तो चाणक्य ने उस समय ये लिखी थी, कब, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, 300 BC, 300 बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले। तो उस समय की अर्थशास्त्र आज भी अवेलेबल है, जिसमें उस समय की सारी नियम कानून कायदे और उस समय की सारी जो
व्यवस्थाएं थी वो इसमें लिखी हैं, जिससे हिस्टोरियन को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो और आराम से उस समय की हिस्ट्री वो लिखते चलेगी। तो मैन्युस्क्रिप्ट भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इस स्लाइड में ये था, चलते हैं आगे। इस स्लाइड में है आपका न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के नाम से हेडिंग है, उसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि एक स्टडी जो है 700 टू 1750 के बीच में, ये बहुत बिग चैलेंज रहा है हिस्टोरियन के बीच में। चैलेंज क्यों रहा? आपको पता है हिस्टोरियन का काम है हिस्ट्री को लिखना। अब हिस्ट्री लिखने के लिए वो किस किस चीज़ का यूज करते थे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो इस समय में क्या था कि ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इनकी कमी थी। इनकी क्या थी? कमी। स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इन सब चीज़ों की बहुत कमी थी। और प्लस में क्या था कि इस समय यदि अध्ययन करते हैं, इस समय की यदि स्टडी करते हैं, तो वो पाते हैं कि अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस समय हमारे रीजन में देखने को मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल पर्सियन इरिगेशन व्हील, स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग। तो ये क्या क्या है इनको हम देखेंगे। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, यानी लड़ने के लिए जो फायर आर्म्स थे उनका इस्तेमाल इस समय देखा गया। और इरिगेशन की नई चीज़, नया इनोवेशन इस समय आया, इरिगेशन व्हील। वो क्या था वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये था इरिगेशन व्हील, ये इरिगेशन व्हील। तो इस समय की यदि हिस्ट्री लिखते हैं तो उनके दिमाग में आता है, हिस्टोरियन के दिमाग में, कि इंडिया में पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन कहाँ से आया, ये नई टेक्नोलॉजी कैसे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के लोगों का संपर्क कहाँ के लोगों से था? पर्शियन लोगों के से था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पर्शियन क्या है, तो चलो पर्शियन भी आपको घुमा देते हैं। हम वापस आ गए वर्ल्ड मैप पर। तो इसमें आप देख रहे होंगे इंडिया का मैप, ये रहा इंडिया। हिस्ट्री कहाँ की पढ़ रहे हैं हम? इंडिया की। तो यहाँ वस्तुएं कहाँ की मिली? पर्शियन रीजन की। तो पर्शियन किसको बोलते हैं बेटा? पर्शियन ये सारा रीजन था, पर्शियन ईरान इराक का ये सारा जो रीजन था इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन। ये जो गल्फ है, ये छोटी सी, ये देखो जहाँ मैंने डॉट लगाया है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ पर्शियन, गल्फ ऑफ पर्शियन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ के लोगों का संपर्क यहाँ से हुआ, इसलिए यहाँ की चीज़ें यहाँ आई। कब की बात कर रहे हैं? 700 से 1750 के बीच की। तो यहाँ के लोगों का संपर्क यहाँ बढ़ा, तभी तो यहाँ की चीज़ें सब इधर आई। तो ये इसमें समझना था। चलते हैं वापस हमारे। तो ये पर्शियन इरिगेशन फैसिलिटी थी। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील, ये देखो कैसे स्पिनिंग की जाती। स्पिनिंग मतलब कताई करना, सूत काटना, बुनाई करना। सूत जो होता है वो हाथों से स्पिनिंग की जाती थी उसकी। लेकिन उस समय देखा गया कि ये चीज़ यहाँ प्रिवेल कर रही थी इंडिया में। तो इंडिया में पहले तो थी नहीं पारंपरिक ट्रेडिशनली, लेकिन ये फिर बाद में यहाँ पाई गई। इसके अलावा क्या है? फायर आर्म्स, यानी वो हथियार जिनको क्या बोला जाता है? आग के, या हम ये बोले बारूद, जिनमें यूज होता था लड़ाई के समय। बारूद के इस्तेमाल के हथियार भी इस समय देखने को हमें मिले। तो ये बेसिकली यूज कहाँ होते थे? पर्शियन रीजन में। और फिर ये मिलने कहाँ लगे? इंडिया में। तो हिस्टोरियन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि ये इस रीजन में कहाँ से आए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट उस समय ये और देखने को मिली। हम कब की बात कर रहे हैं? 700 से 1750 के बीच की बात। हिस्टोरियन जब समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यहाँ देखने को मिला पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। मतलब इसका ये हुआ कि 700 से 1750 के बीच में ये सब चीज़ें भी इधर आई। 700 से 1750 के बीच में ये सब चीज़ें भी इंडिया में आई। मतलब इंडिया में 700 से पहले ना तो स्पिनिंग व्हील था, ना इरिगेशन के लिए व्हील था, और ना ही आलू हुआ करते थे, ना ही मक्का होती थी, ना ही मिर्च होती थी, ना चाय और कॉफ़ी होती थी। तो ये सब किस दौरान आई? इस दौरान। तो ये सब चीज़ें जो हिस्टोरियन हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी, उनके सामने ये समस्या का एक बहुत बड़ी समस्या थी, हम ये बोल सकते हैं। तो किस तरह हमने ये चीज़ सीखी? चलते हैं आगे। तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की,
उससे हमें क्या पता लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका मतलब ये हुआ कि पर्शियन रीजन से लोग यहाँ आते थे और अपने कल्चर जितने भी थे वो यहाँ क्या करते थे, शेयर करते थे। तो इससे हमको ये सब चीज़ें समझने में आती हैं। तो ये जो समय था, इस समय 700 से 1750 के बीच में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। कैसे? इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे। इकोनॉमिक चेंज क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ के लोग, इंडिया के लोग उधर जाएंगे तो यहाँ से व्यापार बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी अलग होगी। पॉलिटिकल चेंज हुआ है 700 से 1750 के बीच में। क्या मैंने आपको बताया कि 12वीं सेंचुरी में हुआ क्या था, मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ और मुगलों का यहाँ आना हुआ, तो ये एक चेंज हुआ। सोशली और कल्चरली चेंज भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग, यदि उस रीजन के लोग, एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाएंगे तो यहाँ की चीज़ें यहाँ भी जाएंगी, तो सोशली और कल्चरली जो भी चीज़ें होंगी, जो भी हमारी कस्टम्स हैं, वो सब चेंज होती चली जाएंगी। तो ये हमें इसमें पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ आपको चेंज की बात की, पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली और कल्चरली, ये सब मैंने चेंज आपको बताए। तो हम इसमें सीखेंगे कि पॉलिटिकली और सोशली चेंज कैसे हुए। देखो, ये समय था कि बहुत लोग जो थे, ग्रेट मोबिलिटी, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में लोग ज़्यादा क्या कर रहे थे, मोबाइल हो रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ग्रुप में लोग जाते थे, किसकी तलाश में? अपॉर्चुनिटी की तलाश में। किसी की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो सकता है वहाँ कुछ अच्छी कल्चर हो, अच्छे कमाने के साधन हो, सब चीज़ें वो देखकर आइडिया और अपने साथ क्या क्या वो शेयर करते थे, हर चीज़ अपने साथ लेके चलते थे। इसी दौरान हुआ क्या, हमारे यहाँ एक सभ्यता आई, एक परिवर्तन हुआ, जाति सिस्टम आया हमारे यहाँ क्या आया? जाति सिस्टम। हमारे यहाँ क्या आया? जाति सिस्टम। सबसे पहले हमारे यहाँ 17, या आप ये बोलिए 8वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच, यदि आप इसको समझेंगे तो 8वीं सेंचुरी से और 14वीं सेंचुरी के बीच, यानी 8 to 14 सेंचुरी के बीच में एक जो वर्ग था वो उभर कर आया, दैट इज राजपूत। यानी इस काल में, इस समय में 700 से और 1400 के बीच में राजपूत बहुत हमारे देश में क्या रहे, प्रभावी रहे। वो अपने आप को उनकी क्या मान्यता थी, वो अपने आप को सन मानते थे, किसका? रूलर का। यानी जो राजा होता था उसकी औलाद, वो क्या मानते थे, खुद को राजपूत मानते थे। कब की बात कर रहे हैं हम? बिटवीन 8 to 14 सेंचुरी। इसके बीच में कौन ज़्यादा प्रभावी हुआ? राजपूत। और राजपूत क्या थे? सन ऑफ रूलर। इसके अलावा राजपूतों में क्या क्या इंक्लूड थे? जो दरबारी होते थे, जो राजा के दरबार में होते थे, जो शासक वर्ग में होते थे, वो भी अपने आप को क्या मानते थे? राजपूत। और राजपूत के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज किया गया, दैट इज क्षत्रिय। वो अपने आप को क्या बोलते थे? क्षत्रिय। ये एच है ना, KSHATRYA, क्षत्रिय। वो अपने आप को क्या कंसिडर करते थे? क्षत्रिय। वो अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि वो सारे क्या होते थे? वॉरियर। वो सारे क्या होते थे? वॉरियर, यानी योद्धा होते थे वो। और इसके अलावा क्या हुआ कि जितने भी सोल्जर और कमांडर थे आर्मी में, वो भी अपने आप को क्या मानते थे? राजपूत मानते थे, जो किसी राजा के यहाँ क्या थे? सेना में थे। इसके अलावा वो उनमें एक ग्रेट सेंस होता था, किसका? लॉयल्टी का। यानी वो अपने आप को क्या मानते थे? वफादार। वो ये बोलते थे कि जो वफादार है राजा के यहाँ, राजा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लिंक है वो क्या है? क्षत्रिय है। इसी कड़ी में कई ग्रुप और भी आए क्षत्रियों के साथ साथ। हमारे यहाँ राजपूतों के साथ कई और भी ग्रुप आने शुरू हो गए। वो कौन कौन से ग्रुप थे? मराठा क्या थे, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे इसी बुक में। सिख कैसे इवॉल्व हुए वो हम सीखेंगे।
जाट, कैसे पनपे वो भी सीखेंगे। अहोम, अहोम देखो ये सब कास्ट आप याद रखना, ये सब आपको काम आएंगी। अहोम्स, अहोम्स कैसे प्रभावी हुए उसके बारे में सीखेंगे। कायस्थ, एक जात और हुई कायस्थ, कायस्थ, तो ये कैसे डेवलप हुई इसके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। देखो कैसे पॉलिटिकल चेंज होता है, सोशियली मतलब कास्ट सिस्टम आ गया तो सोशली चेंज हो गया। तो हमारे यहाँ जाति का सिस्टम भी धीरे धीरे पनपने लगा। जाति का सिस्टम कब से आया? 17 से 14 सेंचुरी के बीच में, 7वीं से 14 सेंचुरी के बीच में। तो ये हमें इसमें पता होना चाहिए था। फर्दर चलते हैं आगे। तो हमने इसमें पढ़ा राजपूत और विभिन्न जो अदर कास्ट आई, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। अब इसमें एक चीज़ और देखने की है कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो एरा था ये क्या था? ज़्यादा मोबिलिटी का था, ज़्यादा मोबिलिटी का था। मतलब दूसरे रीजन से, दूसरे प्रांतों से, जैसे पर्शियन से लोग आए और अफगान से लोग आए, वो आकर इंडिया में बसने लगे। अब ये इंडिया हो गया आपका, एक मिनट, ये इंडिया आपका हो गया। तो इसमें यदि लोग यहाँ से इनफ्लो होंगे, आएंगे अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ वो कम पड़ेंगे, उनके लिए ज़मीन कम पड़ेगी, क्योंकि पहले से लोग वहाँ इसमें रह रहे। तो यहाँ से जो नए लोग जो आए, उन्होंने क्या किया कि पहले ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होता था इंडिया में, हर जगह ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करता था, इतनी लैंड अवेलेबल, खुली लैंड अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट डेवलपर्स, आदिवासी लोग, उनको क्या कर दिया? पुश करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से चलो। अब ये लोग तो यहाँ से सिकुड़ते सिकुड़ते छोटे से रीजन में चले गए, और ये धीरे धीरे फैलते फैलते यहाँ के पूरे रीजन पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार क्यों किया? क्योंकि जब ये यहाँ से आए थे तो इनको खाने के लिए भोजन चाहिए, फूड चाहिए, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, जगह चाहिए, और काम भी इनको चाहिए। तो करेंगे क्या? ये यहाँ की ज़मीन को धीरे धीरे साफ करेंगे। यहाँ की ज़मीन को क्या करेंगे? साफ करेंगे। साफ कर कर यहाँ इन्होंने शुरू कर दिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ धीरे धीरे उन्होंने क्या शुरू कर दिया? फसल उगाना शुरू कर दिया। जहाँ पहले फॉरेस्ट कवर हुआ करता था, वहाँ इन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज शुरू किया तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, क्योंकि जब एग्रीकल्चरल होगा तो इनके पास पैसा आएगा। जब एग्री क्रॉप उगाएंगे तो ये साथ में क्या रखना शुरू कर दिया इन्होंने? कैटल, पशु पालना भी शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इनमें क्या हुआ? आपस में क्लैश शुरू हो गया। धीरे धीरे इनमें क्या हो गया? क्लैश हो गया। शुरू में ये जाति सिस्टम इतना नहीं था, लेकिन फिर इनमें क्या हो गया? क्लैश होना शुरू हो गया। क्लैश के दौरान हुआ क्या? क्लैश की मेन जड़िया ये थी कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन थी, अच्छी उपजाऊ ज़मीन थी, और कुछ के पास लेस फर्टाइल ज़मीन थी। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास फर्टाइल ज़मीन होगी अच्छी, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा सफिशिएंट होगा, कोई भी काम करने में एफिशिएंट होगा। और जिसके पास लेस फर्टाइल ज़मीन है वो पिछड़ जाएगा। तो हुआ क्या कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ये भी एक फैक्टर हुआ। एक तो लेस फर्टाइल और मोर फर्टाइल का इश्यू था, एक था कम और ज़्यादा ज़मीन। किसी के पास तो इतनी सी ज़मीन, किसी आदमी के पास इतनी ज़मीन। तो इस तरह से धीरे धीरे इन रीजनों में जातियों का सिस्टम आने लगा। हुआ क्या कि कुछ ग्रुप, कुछ परिवार मिलकर एक जाति खुद को डिक्लेयर करने लगे कि हमारी जाति ये होगी, और ये जाति खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाने लगे। हो सकता है एक गांव में कई जातियां मिलने लगी, कुछ लोग ग्रुप बनाकर अलग जाति में रहने लगे, कुछ अलग रहने लगे, सबके कल्चर, सबकी वैल्यूज अलग अलग थी। तो एक इनके रूल्स और रेगुलेशन किसके द्वारा फ्रेम किए जाते थे? जाति खुद। और जाति में भी जो लीडर होता था वो क्या करता था? इनके रूल फ्रेम करता था। अब धीरे धीरे जाति से क्या आई? मतलब जाति बोले तो कास्ट, कास्ट से क्या हुआ? सब कास्ट में बट गए, फिर सब कास्ट भी होने लगी। देखो आप समझना इसमें, एक तो वो लोग थे जिनका परमानेंट यहाँ आधिपत्य था, उनको तो खदेड़ कर दिया दूर, और ये लोग आकर यहाँ क्या करने लगे? अलग अलग एक्टिविटीज करने लगे। तो इस तरह से फिर क्या हुआ? जाति पंचायत का कंसेप्ट आया, क्योंकि इनमें कन्फ्लिक्ट भी होगा, इनमें आपस में झगड़ा भी होगा। अब उस झगड़े को मिटाएगा कौन? इसके लिए पंचायत का कंसेप्ट आया कि भाई पंचायत हो, पंचायत में फैसला हो, क्या होगा क्या
नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे इवोल्व हुई हैं। गांव का कंसेप्ट भी ऐसे आया, लोग क्या हुए, गांव में रहने लगे। अब और क्या कंसेप्ट आया कि जैसे जाति से आया, सब कास्ट आया, कई गांव हो गए। कुछ गांवों को अपने अधिकार में रखने वाले को बोला गया क्या, वहाँ का सामंत या वहाँ का राजा, या उनको बोल सकते हैं हम वहाँ का चीफ, वहाँ का राजा, वहाँ का किंग, उस पर्टिकुलर रीजन का। तो आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि जैसे ये हमारा इंडिया था तो इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग राज्य करते थे। पूरा इंडिया में एक आदमी का शासन नहीं था। कब से कब तक की बात कर रहे हैं, 7 से 14 सेंचुरी, 7 से 14 सेंचुरी। तो ये आपको पता होना चाहिए था। चल, अब आपके सामने 2 मैप हैं, तो इनकी सहायता से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक संस्कृत प्रशस्ति, संस्कृत क्या थी, प्रशस्ति, प्रशस्ति आपको अच्छे से याद होगा। प्रशस्ति मतलब प्रयाग प्रशस्ति मैंने आपको बताया था, किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। किसने लिखी थी, हरिसेन ने। सब प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एक संस्कृत प्रशस्ति है जिसकी व्याख्या हम अगले चैप्टर में करेंगे। उसमें डिटेल में एक दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली का क्या था, सुल्तान, दिल्ली सुल्तान, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो मैं आगे बलबन ही बोलूँगा इसको, बलबन। इसकी बहुत अच्छी तारीफ की गई है उसमें, बलबन की क्या तारीफ की गई है, उसमें बताया गया है कि बलबन जो थे वो 1266 से लेकर 1287 तक थे राजा। तो इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया पर अपना साम्राज्य, इंडिया नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान, इंडिया तो आज का नाम हुआ, इनके लिए बोला गया कि ये यहाँ के बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक, गजनी एक स्थान है अफगानिस्तान में, वहाँ से लेकर पूरे साउथ इंडिया को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। कब की बात कर रहे हैं, 1266 से 1287 के बीच में। गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, संस्कृत की एक क्या थी, प्रशस्ति, उससे हमें पता लगता है। उसमें बताया गया कि वो पश्चिम बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक, और ये सारे केरला, कर्नाटक, आंध्रा और पूरे जो द्रविड़न जो स्टेट हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ के लोगों को बोला जाता है द्रविड़, मूल इंडिया के लोग यही हैं, इनको बोला जाता है द्रविड़ लोग। तो यहाँ की जो पूरी चीज़ थी उसको इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये इस बात की जानकारी हमें एक संस्कृत की किससे मिलती है, प्रशस्ति से। इसके अलावा मैंने आपको अमीर खुसरो के बारे में बताया था। अमीर खुसरो, उन्होंने 1318 में अपने एक, क्योंकि वो क्या थे, पोइट, एक कवि थे वो, उन्होंने अपनी एक लेख में लिखा है, अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंडिया का जो रीजन था, इंडिया का जो ये पूरा रीजन था, इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, वो बोलते थे कि यहाँ पंजाब में सिंधी बोली जाती थी, और क्योंकि ये पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, यहाँ बोली जाती थी लाहौरी। कश्मीर में बोली जाती थी कश्मीरी। इसके अलावा साउथ में बोली जाती थी द्वार समुद्री, और गुजरात में बोली जाती थी गुजरी, तमिलनाडु में बोली जाती थी मावरी, बंगाल में बोली जाती थी गोड़ी, बंगाल में बंगाली नहीं बोली जाती थी, गोड़ी बोली जाती थी। तो ये सारी लैंग्वेज यूज की जाती थी। इसके अलावा अमीर खुसरो बोले जाते हैं, अमीर खुसरो बोलते हैं कि पूरे इंडिया में एक कॉमन लैंग्वेज थी, दैट इज संस्कृत। लेकिन संस्कृत के बारे में अमीर खुसरो बोलते हैं कि संस्कृत कॉमन लैंग्वेज थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा बोली जाती थी, ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण जो लोग थे वो ही संस्कृत को यूज करते थे। तो इस समय उन्होंने हमें बताया लैंग्वेज के बारे में, अलग अलग रीजन में लैंग्वेज के बारे में। इसके अलावा मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपकी इस पूरी पुस्तक में हम क्या क्या सीखेंगे। 1700 से 1400 के बीच में मैंने आपको बताया कि लगभग क्या थे, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग क्या करते थे, राज
करते थे। कोई पर्टिकुलर एक राजा नहीं था जो कि पूरे शासन को एक करे। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ऐसा बोला गया है कि उसने 1266 से लेकर 87 के बीच में पूरे इंडिया को एक इकाई में एस्टेब्लिश किया था। लेकिन इसके अलावा हम हमारी इस पुस्तक के अगले जो टॉपिक हैं उनमें देखेंगे कि कैसे चोलों ने यहाँ शासन किया था, तो कैसे उन्होंने इस रीजन को एक बनाया। खिलजी या खलजी वंश, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। खलजी वंश के बाद में आया तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। फिर आए मुगल। बाबर सबसे पहला राजा था जो कि 16वीं सेंचुरी में आया था और उसने मुगल वंश की स्थापना की। ये सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही है कि कैसे शुरू में छोटे छोटे राजा थे, फिर चोल आए, चोलों के बाद खलजी आए, तुगलक आए, मुगल आए, और फिर मुगल जब 18 सेंचुरी में, कब 18 सेंचुरी में जब डिक्लाइन कर गए, तो फिर उसके बाद कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। फिर हमारे यहाँ कौन आए? ब्रिटिश और मुगलों के बीच में क्या हुआ? फिर से वही दौर आया। ये सारा रीजन छोटा छोटे प्रांतों में फिर से बट गया था। तो इनको हम, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इन सब को हम आगे सीखेंगे अच्छे से। चलते हैं आगे। तो जातियों के बारे में, विभिन्न जो जाति हुई हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है आप सबको पता है, तो इसके बाद में क्या चेंजेज आए सोसाइटी में, उसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली इंपॉर्टेंट स्लाइड है मैनी चेंजेस इन रिलीजियस ड्यूरिंग द पीरियड। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिलीजन क्या होता था बेटा शुरू में, कि मैंने आपको बताया कि किस तरह जातियों का निर्माण हुआ, फिर सब कास्ट बनी, सब कास्ट बनी। इसी प्रकार रिलीजन का भी क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। ये भी आगे इसका भी डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है। जैसे कुछ जाति के ग्रुप मिलकर किसी पर्टिकुलर जो ट्रेडिशंस हैं या बिलीफ्स हैं उनको विश्वास करने लगे, और धीरे धीरे और भी लोग उनसे जुड़ने लगे। तो इस तरह इनमें एक सुपरनेचुरल एजेंसी का डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? सुपरनेचुरल सुपरनेचुरल एजेंसी, उसको बोला गया रिलीजन के नाम पे लोग, बहुत सारे ग्रुप एक हो जाते थे। यदि हम रिलीजन की बात करें तो उसमें बहुत सारी जातियां आएंगी, बहुत सारी जातियां आप उसमें कर सकते हो, बहुत सारे एथनिक ग्रुप उसमें आप ऐड कर सकते हो, अलग अलग सब कास्ट उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह रिलीजन क्या था? एक बिलीफ था, कलेक्टिव बिलीफ, यानी कलेक्टिव बिलीफ। देखो शुरू में आया इंडिविजुअल का बिलीफ रहा होगा, कुछ अलग अलग परंपराओं को फॉलो करते थे। फिर धीरे धीरे ये लोग कलेक्टिव एफर्ट्स करने लगे, और जो कलेक्टिव बिलीफ थे उनको बोला गया सुपरनेचुरल एजेंसी, दैट इज रिलीजन के नाम पर सभी लोग कैसे कनेक्ट होते थे? सोशियली, यानी समाज के नाम पर सब कनेक्ट होते थे। इकोनॉमिकली, क्योंकि अलग अलग सोशल सेक्टर में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह उनमें डिफरेंस थे। तो इकोनॉमिकली वो सारे कनेक्ट हुए, और ये लोकल कम्युनिटीज में जुड़कर क्या हुई? फिर धीरे धीरे एक धर्म का निर्माण बना। ऐसे हमारे यहाँ धर्म का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ किसका निर्माण हुआ? हिंदू धर्म का, हिंदुत्व। सबसे पहले किस रिलीजन का हमारे यहाँ, कब की बात कर रहा हूँ मैं? देखो 7 से 14 के बीच में। तो फिर हुआ क्या? आगे चलते हैं। देखो हिंदुइज्म जब इवॉल्व हुआ तो मैनी चेंजेस अक्योर्ड इन हिंदुइज्म। मैंने यहां तक आपको बता दिया कि हिंदुइज्म आ गया। अब हिंदुइज्म में होता क्या था कि मूर्तियों की पूजा का कंसेप्ट आ गया। मूर्तियों की पूजा का कंसेप्ट दिया किसने दिया? ब्राह्मण। किसने दिया? ब्राह्मण जो वर्ग था उसने दिया। अब ब्राह्मण जो वर्ग था उसको सोसाइटी में विशेष प्रिविलेज थे। क्या थे? विशेष प्रिविलेज, और विशेष उसका रेस्पेक्ट होता था। क्यों?
क्योंकि उनको नॉलेज होती थी किसकी, संस्कृत की, किसकी, संस्कृत की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी इसको एक्सेस सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाते थे, ब्राह्मण वर्ग। तो इनकी सोसाइटी में विशेष वो थी। अब हुआ क्या, इन्होंने वर्शिप को बढ़ाया और इसके अलावा इन्हें धीरे धीरे इन्होंने टेम्पल का निर्माण करवाना शुरू किया। किनके द्वारा, अलग अलग एक वर्ड है पैट्रोन्स। पैट्रोन्स कौन होता है, पैट्रोन्स का मतलब हो गया पावरफुल और वेल्दी इंडिविजुअल, कोई आदमी। कौन हो सकता है, राजा हो सकता है, कोई बड़ा जमींदार हो सकता है। ये पैट्रोन्स क्या करते थे, ये जो ब्राह्मण थे इनको बढ़ावा देते थे। क्यों, क्योंकि लोग धर्म में विश्वास करते थे और ब्राह्मण धर्म को प्रोपोगेट करते थे, बढ़ाते थे। तो इन लोगों का क्या मानना था पैट्रोन्स का, कि यदि हम ब्राह्मण को सपोर्ट करेंगे तो धर्म को बढ़ाएंगे, और धर्म को लोग मानते हैं तो इससे हमारी सोसाइटी में क्या होगी, और भी रेस्पेक्ट होगी, और भी हमें प्रेस्टीज मिलेगी। तो ये कंसेप्ट था। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जब टेम्पल का निर्माण हुआ तो उनसे रॉयल्टी आने लगी, टैक्स वगैरह लगाए गए। ये सारी टैक्स पे किसका अधिकार होता था, ब्राह्मण का। तो इस तरह और भी वर्ग आ गए, मैंने क्षत्रिय वर्ग बताया आपको, ब्राह्मण वर्ग बताया। तो इस तरह अलग अलग कास्ट और सब कास्ट बढ़ती चली गई। इसी दौरान क्या हुआ, जब धर्म का ज़्यादा बोलबाला चल रहा था तब एक आंदोलन चला था, भक्ति आंदोलन। इसके बारे में हम आगे आपकी जो चैप्टर हैं उनमें सीखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ इसमें पिक्चर्स बताऊंगा और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हुआ क्यों भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि इस समय जो रिचुअल्स थी, जो परंपराएं थी, उनका विरोध करने लगे। क्यों, क्योंकि जातिवाद ज़्यादा बढ़ा, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण होने लगा और राजकाज में भी धर्म का ज़्यादा इंटरफेयर होने लगा। इसीलिए भक्ति आंदोलन यहाँ आया। भक्ति काल की इंपॉर्टेंस क्या थी, किस किस रीजन में अलग अलग भक्ति काल के लीडर हुए हैं, उनके बारे में हम आगे के आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 8। तो अब आगे चलते हैं। ये देखो, इसी दौरान जब भक्ति का दौर चल रहा था तब एक प्रसिद्ध मंदिर बना। इस मंदिर को आप याद रखना बेटा, ये है वृहदेश्वर मंदिर। इसको बोलते हैं तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर। आप ये देखो लिखा है इसमें वृहदेश्वर मंदिर, ऊपर ही पर वृहदेश्वर मंदिर आपको दिख रहा है। वृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया था राजराजेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, राजराजेश्वर। देखो ये रहा राजराजेश्वर और ये वृहदेश्वर मंदिर, ठीक हो गया। अब वृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था राजराजेश्वर के द्वारा। है कहाँ ये, तमिलनाडु में एक जगह है तंजौर। तंजौर को हम देखेंगे मैप पर। तंजौर में क्या है, ये फेमस, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये शिव जो भगवान है, शिव, उनको डेडिकेटेड है। तो ये था बेटा, अगली स्लाइड, आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, ये देखो भक्ति का जो कंसेप्ट आया, इसमें देखो अभी तो यहाँ दो ही दे रखे हैं आपके एग्जाम्पल, संत कबीर, उसके अलावा मीराबाई। फिर हम आगे और भी पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में, थिरुवल्लभ के बारे में। साउथ इंडिया में अलग हुए, पंजाब में अलग हुए, बंगाल में अलग हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए। उन सब के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में सीखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं, आगे की स्लाइड में चलते हैं। सॉरी, आगे की स्लाइड में नहीं, आगे के चैप्टर में। अब आया न्यू रिलीजन इस्लाम अपीयर्ड। इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले धर्म कौन सा था, हिंदू। सिर्फ यहाँ हिंदुज़्म को मानते थे लोग। फिर धीरे धीरे कौन सा धर्म आया यहाँ, इस्लाम। इस्लाम ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियन ऐसा बोलते हैं कि 7वीं सेंचुरी में ये यहाँ आया। अब 7वीं सेंचुरी में आया कहाँ से ये, अरब लोग क्या करते थे, जहाँ ये अरब, मैंने दिखाया था आपको अरब के लोग इंडिया से व्यापार करते थे। तो ये यहाँ बेसिकली किस रिलीजन को फॉलो करते थे, इस्लाम को। तो यहाँ के कल्चर भी यहाँ आने लगे। इस्लाम कल्चर की एक पुस्तक है, दैट इज कुरान। ये मुस्लिम रिलीजन जो है उसकी बहुत ही पवित्र और फेमस बुक है, होली बुक। हम इसको क्या बोलेंगे, पवित्र ग्रंथ। सारे रूल रेगुलेशन की
मुस्लिम धर्म में क्या ठीक है, कैसे वहाँ के कल्चर होने चाहिए, कैसे करना है, ये सब चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं। और इसमें एक बात की गई है कि जो गॉड है, गॉड, जैसे गॉड को हम यहाँ भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो मुस्लिम में गॉड को बोला जाता है अल्लाह। और अल्लाह को वो प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, सोवेरन, कि अल्लाह से ऊपर कोई भी नहीं है। तो बेसिकली ये हमें सीखना था कि कब ये आया, कब नहीं आया। अब इसमें ये गॉड को सोवेरन तो मानते ही मानते हैं, उसके अलावा ये उनके जो बिलीव हैं उनमें विश्वास करते हैं और उनको ये मानते हैं कि उनका जो डिसीजन है वो सोसाइटी में बिना किसी भेदभाव के है, भेदभाव के, वो बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी में क्या करते हैं, मतलब अल्टीमेटली वो किसको मानते हैं, अल्लाह को। तो ये हमें पता होना चाहिए। हिंदू के बारे में हमने देखा, अल्लाह के बारे में हम देखा। अब इसमें जैसे हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में अलग अलग कास्ट आई, सब कास्ट आई, अलग अलग वर्ग मैंने आपको बताए थे। क्षत्रिय वर्ग आया था, फिर ब्राह्मण आया था, फिर वैश्य आए थे, हैं, फिर शूद्र आए थे, ये सब अलग अलग वर्ग आए थे ना इसमें। तो ये सारे वर्ग थे। उसी तरह यहाँ भी दो चीज़ें डेवलप हुई, मुस्लिम धर्म में दो चीज़ें डेवलप हुई। एक था सिया मुस्लिम, एक था सुन्नी मुस्लिम। तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें ये पता होना चाहिए, आपकी बुक में इतना डिफाइन कर रखा है कि सिया किस में बिलीव करते हैं और सुन्नी क्यों किस में बिलीव करते हैं। देखो शुरू में मुस्लिम संप्रदाय एक हुआ, मोहम्मद साहब इसके क्या थे, प्रोफेट, पैगंबर मानते थे ना, प्रोफेट, प्रोफेट है ना, PROPHET। तो मोहम्मद साहब इसके प्रोफेट थे। फिर बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो गया, सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नी। जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं उनका मानना है कि जो मोहम्मद साहब के सन इन लॉ थे, मोहम्मद साहब के सन इन लॉ, वो उनका नाम था अली। देखो इतनी पिक्चर आपको समझ में आ गई, आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसका नाम था, उनका नाम था अली। अली इनके लेजिटिमेट लीडर हैं, किसके, मुस्लिम समुदाय के। देखो आप समझो इस चीज़ को, यानी सिया जो कम्युनिटी के लोग थे वो ये मानते थे कि जो मोहम्मद साहब के सन इन लॉ हैं वो मुस्लिम संप्रदाय के क्या हैं, लेजिटिमेट लीडर। वैधानिक रूप से हम माने तो वो उनको फॉलो करते हैं। लेकिन सुन्नी कम्युनिटी के लोग क्या मानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो अथॉरिटी है वो है खलीफा, मुस्लिम खलीफा। खलीफा जो है वो लेजिटिमेट लीडर है। तो इन दोनों में ये बेसिक अंतर था, तो ये हमें समझना था। चलते हैं आगे। अब ये कुछ कीवर्ड आए हैं, इससे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का। तो इस चैप्टर का ये लास्ट स्लाइड है, तो इससे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखो इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग हिसाब से हमारे जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को, उसको बांटा है। सबसे पहले हम ब्रिटिश की बात करें। ब्रिटिश सर ने क्या किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीन रूपों में बांटा है। तो देखो आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने क्या इसमें फैक्टर रखा है, रिलीजन को। इन्होंने रिलीजन को ज़्यादा महत्व दिया है, जो कि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके लिए गलत है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हिंदू और मुस्लिम में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, ये हमेशा आपस में मिलकर रहते थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश का रूल करने का शासन ये था कि इनको बांटो और राज करो, तो उन्होंने उसी हिसाब से लीड इसको किया। कुछ अलग हिस्टोरियन ने, जैसे एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, उन्होंने क्या लिया है आधार, उन्होंने आधार लिया है यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी और कल्चर का अलग अलग डेवलपमेंट। तो ये ज़्यादा प्रासंगिक है, ज़्यादा रिलेवेंट है, ज़्यादा अच्छा हमारे लिए। हम ब्रिटिशर्स की द्वारा जो हिस्ट्री को बांटा गया है वो हमारे बीच में क्या क्या काम करता है, डिस्प्यूट पैदा करने का काम करता है। तो ये हमें समझना था। अब इसमें हम आगे के चैप्टर में देखेंगे अच्छे से कि किस तरह
7th और 8th सेंचुरी की जो सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो किस तरह से 16th और 17th से अलग थी, किस तरह से चेंजेज आया। एक चीज़ आपने इसमें ये देखा कि हिस्टोरियन जो हैं वो ऐसा नहीं है कि हर घंटे, हर महीने, हर वर्ष इस चीज़ को शो नहीं करते हिस्ट्री में। वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एरा लेते हैं और फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो ये चीज़ हमने इसमें सीखी। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। इसमें कुछ कीवर्ड है वो डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। सबसे पहला वर्ड है उल्मा। तो मैंने आपको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बताया था ब्राह्मण, जिनको क्या माना जाता था कि ये धर्म के सबसे बड़े समर्थक हैं और धर्म को क्या करते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हैं, या क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। उसकी व्याख्या करने का काम किसका था, ब्राह्मण का। किसमें, हिंदू धर्म में। सेम उसी तरह उल्मा जो लोग थे वो ज्यूरिस्ट और थियोलॉजियंस होते हैं, मतलब थियोलॉजियंस मतलब किसी धर्म के विशेषज्ञ। तो किसके थे ये, मुस्लिम के। पैन रीजनल का मतलब हो गया इंडिया पहले एक अलग अलग रीजन में बटा हुआ था, फिर जिसने इसको एक पैन इंडिया बनाया, मतलब एक इकाई बनाया, उसको पैन इंडिया बोलेंगे। पैट्रोन मैंने आपको बता ही दिया कि एक इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन मे बी आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्नमैन और नोबेल। बेसिकली ये फॉलो किसको सपोर्ट करते थे, ब्राह्मण को, ताकि क्योंकि ये वेल्दी होते थे और पावरफुल होते थे, ताकि इनकी सोसाइटी में क्या मिले, प्रेस्टीज मिले। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। तो ये कुछ और स्लाइड देख लो। कार्टोग्राफर मैंने आपको बता दिया। आर्चीव्स क्या होता है, वहाँ ये वह स्थान होता है जहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल कर रखा जाता है, जिसकी सहायता से क्या लिखा जाता है, हिस्ट्री। हैबिटेट क्या होता है, रेजिडेंट होता है। जैसे आदिवासी पहले कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो ये उनका हैबिटेट था। अब जैसे फॉरेस्ट कवर जो है वो किसका हैबिटेट होता है, जंगली जानवरों का। तो धीरे धीरे आदमी क्या कर रहा है, उनका एंक्रोचमेंट कर रहा है, उनको धीरे धीरे अपने बस में ले रहा है, इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल के चलते। तो ये हमें इसमें सीखना था। और देखते हैं इसमें। तो बेटा ये आपकी लास्ट स्लाइड थी और ये पूरा आपका चैप्टर था। बाकी जो भी इसमें मैंने बताया मैप वर्क, उसको आप करेंगे, समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।